होगा। देखो फिजिक्स को ना, मेरा जो मिशन है, मैं फिजिक्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हूं, या करने का मैं कोशिश करता हूं कि फिजिक्स को ना, एक हवा जो बना हुआ है ना डर फिजिक्स का, उसको खत्म करना है भाई। आप समझ के करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप देखना आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो बोर्ड के हो या कहीं के भी हो। मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, जिससे आपका टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, और आपका एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड का बनेगा, इसकी गारंटी है ना। तो स्टार्ट करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। तो देखो ऐसे समझो, ये हमने वैसे लिख रखा है, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। मतलब अगर हम बात करें मटेरियल्स की कि कितने टाइप के होते हैं, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक तो होते हैं आपके कंडक्टर्स और दूसरे आपके होते थे इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर, कहा इन दोनों के बीच में एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लगभग दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको ही बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। मतलब कुछ कंडीशन अगर चेंज कर दो तो ये तुम्हारा बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, अगर कंडीशन तुमने फिर कुछ चेंज कर दिया तो हो सकता है वो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करना शुरू कर दे। तो ये था इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा और बता देता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज का जो ये सारा जो जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिक हमारा ये पूरी दुनिया में जो चीजें बन रही हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारा जितना भी एडवांस चीज है वो सारा सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पे है बना हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे लिए। खैर, हमारे सिलेबस में बहुत चीजें नहीं पढ़ना है, तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इन तीनों में जो फर्क है, इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, बहुत हाई, बिल्कुल लो, वेरी लो या ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हो इंसुलेटर्स में। ये जो होता है वो मॉडरेट होता है। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है इससे बहुत कम और इससे थोड़ी ज्यादा या ज्यादा होती है। तो ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स में टाइप्स की। तो देखो सेमीकंडक्टर बेसिकली समझें तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक टाइप और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक टाइप। समझो, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जो हम थोड़ा सा मिक्स करके चीजों को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो जो डोप्ड टाइप होते हैं, डोपिंग मतलब क्या, चीजों को मिक्स करना, इम्प्योरिटी मिक्स करना, वो होता है एक्सट्रिंसिक। जो प्योर के दो एग्जाम्पल हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना। और ये जो दोनों हैं ये आपके टेट्रावैलेंट, यानी इनकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होते हैं ये, ठीक है। इनकी बहुत लो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, बहुत लो कंडक्टिविटी होती है, इसलिए ये बेकार होते हैं प्योर फॉर्म में। मजे की बात है, जो प्योर चीज है सेमीकंडक्टर्स का, वो बहुत यूजफुल नहीं है। क्यों? वेरी लो कंडक्टिव होने की वजह से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, इसको आप नोट कर लेना कि जर्मेनियम और सिलिकॉन और जो कार्बन होता है ये भी टेट्रावैलेंट होता है, बट कार्बन जो है वो बेसिकली इंसुलेटर है और ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। पूछेगा व्हाई, तो आंसर ये देखेंगे कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट में वो होता है, तो वो टाइटली पैक्ड होता है, तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आप ऐसे लिखना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बैड कंडक्टर है। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा बेकार है, किसी काम का नहीं है प्योर फॉर्म में, तो उसको हम डोप करते हैं। कैसे करते हैं? तो इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेमीकंडक्टर्स प्योर में, और ये जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ये हम दो टाइप से मिलाते हैं। एक तो मिलाते हैं हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, उससे हमें क्या है, पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मेन चार्ज कैरियर्स यानी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हमारा होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी,
और ये जो है भाई मिक्स करने से हमारा एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर्स का टाइप। अब यहां पे मैं आपको तुरंत बताता हूं कि ये जो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट है, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में ये ट्राई और पेंटावैलेंट पे बेस्ड आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जो मेरा ट्राईवैलेंट है एकदम रट लेना, पेपर में आ सकता है पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा, यही तीन में से कोई एक आएगा। वो है पहला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी ग्रुप 3 एलिमेंट जितने भी हैं। दूसरा तुम्हारा बोरोन, तीसरा तुम्हारा इंडियम। याद रख लेना ट्राईवैलेंट के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन इस पे आएगा बेस्ट, पूछ देगा कि भाई बोरोन मिलाया तो कौन सा टाइप बनेगा, या इंडियम मिलाया तो कौन सा टाइप बनेगा, बस तुम फंस जाओगे। और दूसरा है मेरा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वाला, कहा इसके भी 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है और बोर्ड में यही 3 आता है। पहला है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यानी पी, दूसरा है एंटीमनी और तीसरा है आपका आर्सेनिक। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर फॉस्फोरस से डोप करेंगे तो कौन सा टाइप मिलेगा, तो आप फटाक से बताएंगे एन टाइप मिलेगा। पूछेगा एल्यूमिनियम से डोप करेंगे तो कौन सा टाइप मिलेगा, तो पी टाइप। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको याद रखने के लिए, ये तो आप रट ही लेना कि जो पेंटावैलेंट है, जो पेंटावैलेंट है इससे हमारा पी टाइप नहीं मिलता है, मतलब पेंटावैलेंट मिलाने से हमारा एन टाइप मिलता है। तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, और दोनों का हमने यहाँ बताया था। फिर हमने कहा कि हम एक्सट्रिंसिक ही ज़्यादा पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा ये पी टाइप और एन टाइप हमारा मेन था। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें NeNH इक्वल्स टू Ni, ये फॉर्मूला चलता है, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इस पूरे चैप्टर में प्लस चार्ज, देखो होल्स का डेफिनेशन है बट प्लस चार्ज को ही होल कहते हैं। और ये है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होता है, तो वो तीनों बराबर होते हैं, है ना। जो मेरा एक्सट्रिंसिक होता है सेमीकंडक्टर्स, उसमें Ne/NH इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा यूजफुल ये फॉर्मूला है। देखो इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल्स बहुत कम आएंगे, बहुत कम न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसी फॉर्मूला पे आएगा एक न्यूमेरिकल, और एक आगे फॉर्मूला और भी है। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल का अब कोई स्कोप नहीं है इस चैप्टर में। डेफिनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई डेरिवेशन इसमें नहीं करना है। एक डिवाइस है, हाँ एक डिवाइस है, कौन सा, रेक्टिफायर। तो इस चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट भी पहले समझ लो कि इस चैप्टर में पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया आपसे, फिर ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हमने समझा कि क्या होता है, एन टाइप पी टाइप कैसे बनाएंगे, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट वगैरह से ये समझा। और इसमें फिर इसी पार्ट में हमारा दूसरा हो जाएगा टॉपिक, वो है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें खाली फिगर्स बनाने पड़ेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है, एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये हमारा पहला पार्ट एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसका दूसरा पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, पीएन जंक्शन डायोड। और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वो पूछता है बार बार। तो पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, फिर पीएन जंक्शन के बाद उसी में पढ़ेंगे बैरियर पोटेंशियल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, वो पढ़ेंगे। जब बाइसिंग हमारा हो जाएगा तो हम एक ग्राफ खींचेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग का और रिवर्स बाइसिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राफ खत्म होगा, उसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर्स। और उस डायनेमिक रेजिस्टेंस में दूसरा आपका न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, रेजिस्टेंस जो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, वो तो मैं बताऊंगा ही। इस पे एक और न्यूमेरिकल आने का चांस है, तो एक न्यूमेरिकल यहां से आ सकता है, एक यहां से आ सकता है, अगर आएगा तो, वैसे चांस कम होता है न्यूमेरिकल्स का। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपका रहेगा रेक्टिफायर्स एज अ डिवाइस।
तो ये बहुत छोटा अब आपका सिलेबस हो चुका है और इसको हम थोड़ा सा समझ के करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है कि हर मटेरियल में दो एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और उसके नीचे हमारा होता है वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जब जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी हो जाती है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, इतना डिटेल में पूछेगा भी नहीं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में आपको करना क्या है, सिंपली आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का अलग अलग फिगर समझना है। तो बहुत शॉर्ट में समझिए, जो हमारा कंडक्टर्स होता है उसका ये जो गैप होता है एनर्जी गैप, ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, इसके बीच में जो ये गैप है एनर्जी गैप, ये गैप आपका बहुत कम होता है, जिससे कंडक्टिविटी आराम से हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां आसानी से चले जाते हैं तो बढ़िया कंडक्टिविटी होती है। ये हमारा हो गया कंडक्टर्स का एनर्जी गैप। कहाँ अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में थोड़ा एक मॉडरेट गैप होता है जिसको एनर्जी गैप बोलते हैं। वो लेस देन 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, थोड़ा समझना गौर से, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये अपने आप जंप करके यहाँ चले जाएं। तो अगर हम इसको हीटअप करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और ये जंप करके यहाँ आ जाते हैं। इसलिए जो सेमीकंडक्टर्स होता है उनका टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, वो कुछ यूं होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और कह सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो, जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन हो, जो सेमीकंडक्टर होता है वो आपका प्योर लिखेंगे एट 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा, वो प्योर इंसुलेटर बन जाता है। ध्यान रखना, मैंने पूरा लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे कि जितना टेम्परेचर कम करेंगे इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी कंडक्टिविटी डाउन होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स हाई टेम्परेचर पे अच्छा कंडक्टर नहीं कहेंगे, बट कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपका हो गया एनर्जी बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर्स का। ये मैंने कंडक्टर बता ही दिया था। और आप सिंपली गेस कर सकते हैं कि इंसुलेटर्स में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये जो एनर्जी गैप है आप देख सकते हो, मैंने सिंबल के लिए दिखाया, बहुत ज़्यादा है, मोर देन 3 eV। तो आप कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक जंप करके नहीं जाएगा, तो आपको कभी कोई कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी हमारा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर तीनों का मोटा मोटा समझ में आ गया। और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो, अ सेमीकंडक्टर बिकम्स प्योर इंसुलेटर। ये क्वेश्चन आ सकता है। और चलते चलते हमने कहा कि हम एन टाइप और पी टाइप क्यों बनाते हैं, ये भी समझ लो कि आखिर हम क्यों डोप करते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं एन टाइप का। ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप में क्या होता है, कंडक्शन बैंड हमारा नीचे थोड़ा सा खिसक जाता है, जो कि एनर्जी ड्यू टू डोपिंग, और ये अप्रॉक्स आपका 0.01 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ऐसा समझ लो ये होता है। तो क्या हुआ, एनर्जी गैप थोड़ा सा नीचे खिसक गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ज्यादा डोप करेंगे ये और नीचे खिसकेगा, कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो ये मेरा था एन टाइप। अगर हम बात करें पी टाइप की, ये उसका कंडक्शन बैंड और ये हमारा पी टाइप का वैलेंस बैंड। इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड ऊपर को शिफ्ट हो जाता है, तो बात तो वही हो गई, गैप तो कम ही हो रहा है ना। तो डोप करते हैं तो ये गैप कम हो जाता है, एनर्जी गैप ऑलमोस्ट वही रेंज होता है 0.01
से लेकर के 0.05 EV तक। तो ये गैप हमारा कम होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये भाई फिगर एन टाइप और पी टाइप का पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर पॉइंट आ गया हमारा पार्ट 2 का, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पूछता है तो इसको आपको लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना, कोई डेरिवेशन टाइप से नहीं है पर एक्सप्लेन करना है अच्छा फिगर के साथ ही साथ मैं बता देता हूं एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सॉल्व में कि क्या हम एक पी टाइप प्लेट ले लें और एक एन टाइप ले लें प्लेट, और दोनों को अगर हम वेल्ड कर दें तो क्या हमें पीएन जंक्शन मिल जाएगा? आंसर लिखना नो, और एनसीईआरटी में इसका आंसर पढ़ लेना, सॉल्यूशन में दे रखा है। तो नहीं बना सकते इस तरीके से, क्योंकि वो जो वेल्डिंग का जो साइज होता है वो एटॉमिक इंटर एटॉमिक लेवल से बड़ा साइज होता है। यहाँ पे वो चीजें कनेक्शन नहीं क्रिएट हो सकती है। बढ़िया लिखा हुआ है उसमें, मेन है आपका आंसर नो, हम नहीं बना सकते हैं वेल्ड करके। तो कहा कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये आप एनसीईआरटी में पहले अच्छे से पढ़ना, फिर मेरी वीडियो को देखना, जो मैं आपको बोल के समझाऊंगा, लिखूंगा बहुत कम, ज्यादा मैं बोलूंगा आपको समझ में आएगा। और फिर दोबारा आप एनसीईआरटी को पढ़ना और आप देखना आपका सारा क्लियर हो जाएगा, आप वो लिख के आओगे, नहीं छूटेगा नहीं आपका ये क्वेश्चन। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जो है इसका हम कैसे करेंगे? तो पहला लाइन लिखेंगे, देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ध्यान सुनना, ये लिखना है आपको, देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और पहला है हमारा डिफ्यूजन और दूसरा है हमारा ड्रिफ्ट। अब मैं क्या अगला लाइन क्या लिखना है? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड। देखो मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं, आप सुनो इस बात को कि आपको लाइन कैसे लिखनी है। पहला लाइन लिखेंगे, देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वो हो गया, और ये दोनों पॉइंट्स लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स इन पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड अ डिफ्यूजन स्टार्ट्स। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद 2-4 लाइन और आप एनसीईआरटी से लिख सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको इसका फिगर कैसे बनाना है, बढ़िया फिगर, और उसको कैसे एक्सप्लेन आप करेंगे, और आपका ये फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं अब सीधा बनाता हूं इसका फिगर और फिर समझाता हूं। चलिए फिगर, तो देखिए फिगर में सबसे पहले आप एक ये बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स एक्चुअली आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्योर प्लेट है, वेफर है। अब क्या करेंगे समझना, उसको आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, मैं समझाऊंगा खाली फिगर से। कि पहले हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेट को ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से डोप करेंगे। तो आपको पता है ना, ट्राईवैलेंट डोप करने पे पी टाइप बनता है। तो ये जो मेरा पूरा प्लेट है इसमें पी टाइप बनना शुरू हो जाएगा, यानी होल्स पॉजिटिव चार्ज इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब वो ढेर सारा हैवी डोप कर दो, फिर इसी प्लेट को हम क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोपेंट से डोप करना शुरू करेंगे। अब क्या कांड होगा कि इसी प्लेट पे एक साइड में हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। और हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच हमने एक बाउंड्री खींच दी कि क्या हो गया कि एक साइड मेरा होल्स जमा हो गया और एक साइड मेरा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। बट अभी पीएन जंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने खाली हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस साइड ये क्रिएट हो गया। ठीक है, किसकी वजह से? तो डोपिंग की वजह से, जो हमने डोप किया। अब इसको मिटाइए डोपिंग वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमने डोप करके ये कर लिया। अब देखो क्या हो गया, इधर जो है ठूस के होल्स यानी प्लस चार्ज भरा हुआ है, इधर ठूस के इलेक्ट्रॉन्स यानी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस साइड। तो क्या होगा कि इस हाई कंसंट्रेशन चार्जेस की वजह से जो इस जो बाउंड्री है यहां पे, ये जो आपका जंक्शन लेवल है, यहां से होल्स भाग के इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा। तो होल्स के भागने से यहां पे नेगेटिव चार्ज बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि होल्स के भागने की वजह से ये चार्ज यहां बने हैं आयोनाइजेशन की वजह से, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स भागा है उसकी वजह से इधर प्लस चार्ज इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये चूंकि आयोनाइज चार्ज है तो ये मूव नहीं करेंगे। तो आप यहां पे फिगर में क्या करोगे, ये दो पेयर्स में ऐसे दिखा दोगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा।
इधर प्लस चार्ज भी, जो कि चार्जेस के भागने की वजह से जंक्शन पे बने हैं, इसी को जंक्शन कहते हैं। और एक लाइन से ऐसे और इधर एक लाइन से ऐसे घेर दोगे, आपका पीएन जंक्शन का मेन चीज बन गया। और इस पूरे रीजन को यहां से यहां तक जहां से चार्ज हमारे भाग रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई डिप्लीशन रीजन। कई बार पूछता है डिप्लीशन रीजन, जहां से चार्ज हमारा भाग गया है। और इसकी थिकनेस भी पूछते हैं, तो थिकनेस होता है 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, इतना मीटर्स, या अगर सिंपल लिखें तो 10⁻⁻7 मीटर्स इसकी थिकनेस होती है। बहुत कम थिकनेस होती है, तो हमने दिखाया फिगर में इतना बड़ा। तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इधर से चार्ज उधर भागते हैं और इधर से इधर भागते हैं। अब फिर समझो, जो चार्ज मेरा प्लस इधर भागेगा तो प्लस का डायरेक्शन ही तो करंट होता है, माइनस इधर भागेगा तो माइनस का उल्टा करंट होता है। यानी करंट हमारा चार्जेस के डिफ्यूजन की वजह से हर हाल में इधर को ही होगा, और इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से बना है, और ये करंट बहुत हाई होता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे स्लो होता है, बट मोटा मोटा ये हाई ही रहता है। अब देखो क्या होता है, इस डिफ्यूजन करंट की वजह से या डिफ्यूजन की वजह से यहां जो हमारा चार्ज इकट्ठा हुआ है, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड +2 यहां पे क्रिएट हो जाता है, और जो कि 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा जो है, इन दोनों साइड से जो माइनॉरिटी चार्ज हैं वो मूव करते हैं, तो एक उल्टी करंट स्टार्ट हो जाती है, जो छोटी करंट होती है बट धीरे धीरे बढ़ती है, और उस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो कि N2P होता है। डिफ्यूजन करंट P2N होता है, और ड्रिफ्ट मेरा N2P होता है। जो डिफ्यूजन होता है शुरू में बहुत हाई होता है, बाद में ऑलमोस्ट कांस्टेंट या स्लो हो जाता है। ड्रिफ्ट जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या होगा, एक समय ऐसा आता है कि डिफ्यूजन करंट चूंकि ड्रिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट है और ड्रिफ्ट मेरा बढ़ रहा है, तो एक समय दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और उस समय जो नेट करंट आई होता है वो हमारा 0 हो जाता है। जैसे ही करंट 0 हुआ, यानी चार्जेस का भागा भागी मूवमेंट बंद हो गया, और हमारा पीएन जंक्शन कहेंगे, नाउ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन की कहानी, उसका फिगर, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिप्लीशन रीजन, उसकी थिकनेस, इक्विलिब्रियम में करंट 0 होता है। इसको आप अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हो, मेरे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या है वो, बैरियर पोटेंशियल। उसको चलिए अभी करते हैं। बैरियर पोटेंशियल डेफिनेशन पूछता है, तो क्या होता है, देखो ये जो हमारा पीएन जंक्शन था, अगर हम यहां पे गौर से देखें तो ये मेरा पी था, ये मेरा एन था, और यहां पे हमारे नेगेटिव और इस साइड में मेरा पॉजिटिव चार्ज था। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है कि जंक्शन के लेफ्ट में क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसका अगर हम पोटेंशियल लो माने इस लाइन को, यानी जैसे एनर्जी लेवल्स वैसे ये पोटेंशियल लेवल लो है, और राइट में मेरा प्लस चार्ज है, तो इधर कहेंगे कि इधर हाई पोटेंशियल है, मतलब इस पॉइंट तक लो पोटेंशियल और इस पॉइंट से इधर हाई पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम यहां से यहां मूव करेंगे, हमारा पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते, तो ऐसे हमारा पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। तो ये लो पोटेंशियल किसका, तो भाई पी साइड का, ये हाई पोटेंशियल किसका, तो एन साइड का, जंक्शन के रीजन में। तो ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल के लेवल्स का, इसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, V0। अब ये समझ में आ गया V0 क्या होता है, कि दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझो, पहले इसका डेफिनेशन तो लिखेंगे, ड्यू टू द चार्ज कॉन्फिगरेशन एट जंक्शन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, ये लाइन लिखोगे, फिर लिखोगे दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्रिवेंट एनी फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, सो दिस इज कॉल्ड योर बैरियर पोटेंशियल। को ऐसा क्यों, तो देखो अगर यहां पे मेरा प्लस चार्ज है, तो प्लस हमेशा हाई से लो की तरफ भागता है, बट ये तो लो है और इधर हाई है, तो प्लस इधर नहीं जा सकेगा।
इधर जो मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा लो से हाई में जाता है, मूव करता है, बट ये एंड तो हाई है, ये लो है, तो नेगेटिव इधर नहीं जाएगा। मतलब यहां का जो हमारा पोटेंशियल है इस जंक्शन का जो डेवलप हो गया है, वो नेगेटिव को इधर और पॉजिटिव को इधर जाने से रोक देता है। बिहेव्स लाइक अ बैरियर, एक ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करता है। जैसे सड़क पे होती है ना, ट्रैफिक को हम रोकते हैं बैरियर लगा के, तो यहां पे ट्रैफिक क्या है, चार्ज ही तो है, तो चार्ज को हम इस पोटेंशियल के थ्रू रोक देते हैं। तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड योर बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं। बात खत्म, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिंपल आपका डेफिनेशन आएगा, बात खत्म इसकी। अब है आपका सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो जैसे इसको देखते आपके तो रजिस्टर है, जैसे आप ऐसा कुछ देखते हो प्लस माइनस कहते हो ये बैटरी या सेल है, इसको देखते हो कहते हो ये कैपेसिटर है, इसको देखा स्प्रिंग जैसा तो कहा इंडक्टर है। तो जैसे आप इन सिंबल्स को यूज करते हो डिफरेंट चीजों के लिए, सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स के लिए भी हमें एक सिंबल यूज करना पड़ता है, और वो सिंबल जो होता है आपको पता होगा, एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, एक डंडा ऐसे बनाएंगे, और ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर का सिंबल। ये तो बीच में मैं ऐसे कलर कर रहा हूं तो अच्छा दिखने के लिए, आप मर्जी बनाओ ना बनाओ, केवल ट्रायंगल ऐसे बना देना, ठीक है। और यही आपका है सेमीकंडक्टर डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड्स। इसको डायोड्स क्यों कहते हैं, तो इसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड इधर एक एंड इधर। इस वाले एंड को पी एंड और इसको एन टाइप, एन साइड बोलते हैं, पी साइड और एन साइड। यही आपका हो गया सेमीकंडक्टर डायोड, और उसका ये सिंबल, ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन साइड। बहुत यूजफुल है इसकी नॉलेज। चलिए ये खत्म टॉपिक। अब फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है, मैं इसको फिगर समझाऊंगा, थोड़ा जल्दी आपको समझ में भी आएगा कि सेमीकंडक्टर्स को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने को हम बोलते हैं बाइसिंग। बात खत्म। कनेक्टिंग अ सेमीकंडक्टर डायोड विथ अ सेल या बैटरी इज कॉल्ड बाइसिंग। तो हम इस बाइसिंग को दो तरीके से कर सकते हैं। आप देखना फिगर में, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि सेमीकंडक्टर्स को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं सेल से। आप गौर से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं ये टॉपिक में। ये हमारा सेमीकंडक्टर, अब देखो इस वाले फिगर में ये जो हमारा पी साइड है, ये मेरा पी था ना, अभी बताया था, उसको हमने प्लस से जोड़ दिया, और ये वाला साइड एन साइड है, उसको हमने माइनस से जोड़ दिया। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन, जिसमें हम यहां पे मिली एम्पियर एक लगा देते हैं, एम्पियर एमीटर, जिसमें मिली एम्पियर में करंट हम मेजर कर सकते हैं। अब ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, क्या लिखोगे, कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन डायोड with the P side with positive and N side with negative terminal of a shell is called forward biasing। खत्म। और इसमें क्या लिखेंगे, connecting the P side with negative and N side with positive of a shell is called reverse biasing। इसका नाम है reverse biasing, उल्टी बाइसिंग। ये तो हो गया बाइसिंग, यानी बैटरी से जोड़ना सेमीकंडक्टर को दो तरीके से, P को प्लस से, N को माइनस से। यहां P को माइनस से, N को प्लस से। तो ये वाला फॉरवर्ड, ये वाला रिवर्स। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो सेमीकंडक्टर होता है वो करंट को फ्लो करवाता है, यानी दिस इज जस्ट लाइक अ स्विच, जो कि कहता है अब करंट तुम फ्लो हो, यानी ये ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। रिवर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर करंट को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी स्विच ऑफ कर देता है ऑटोमेटिक, अपने आप। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है डायोड्स की, कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को अलाउ करता है, करंट को फ्लो करवाता है एज अ स्विच, और रिवर्स बाइसिंग में ये करंट को रोक लेता है स्विच ऑफ करके, अपने आप ऑटोमेटिक। तो दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स, जिसका बहुत यूज है। ऑल्दो हमारा सिलेबस अब बहुत कट हो चुका है, इसको हम बहुत कम पढ़ेंगे, रेक्टिफायर्स में हम इसको यूज करेंगे, एक यूज है बस इसका। तो रिवर्स और फॉरवर्ड समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि भाई व्हाई द डायोड्स अलाउज द करंट इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड स्टॉप्स इन रिवर्स बाइसिंग। तो देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, आप लिखेंगे इन फॉरवर्ड बाइसिंग
आप सीधा ये एक वर्ड यूज करेंगे, मैं यहां खाली वर्ड लिख रहा हूं, जंक्शन विड्थ डिक्रीजेज। आप इतना लिखेंगे, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द जंक्शन विड्थ डिक्रीजेज। ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड था ना, ये जो आपका जंक्शन था, इसकी जो यहां पे चौड़ाई थी विड्थ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में बिल्कुल बिल्कुल पतली हो जाती है, तो बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, तो हमारा चार्ज फ्लो करना शुरू होता है, तो करंट हमें मिलने लगता है। तो लिखेंगे जंक्शन विथ डिक्रीजेज सो इट अलाउज द करंट, और यहां पे जस्ट उल्टा लिखेंगे कि इन रिवर्स बाइसिंग द जंक्शन विड्थ इंक्रीजेज। इंक्रीज हो जाता है भाई, ये जो जंक्शन है ना, जिसकी पहले इतनी चौड़ाई थी, अब वो और चौड़ी हो जाएगी, तो बैरियर पोटेंशियल और हाई हो जाएगा। आप ऐसे समझो, तो चार्ज को क्रॉस करना और भी मुश्किल हो जाएगा, सो देयर इज नो करंट। तो जंक्शन विथ डिक्रीजेज भाई, क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल 1 मार्क्स रीजनिंग, कहीं भी ये चीज पूछ सकता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जंक्शन विथ डिक्रीज, रिवर्स बाइसिंग में जंक्शन विथ इंक्रीज, और आपका रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग खत्म। आप इसको अच्छे से देख लेना। एक चीज मैं बताना भूल ही गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में थियोरेटिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 ले लेते हैं, पूरा अलाउ करते हैं करंट को, और रिवर्स बाइसिंग में वही डायोड है बट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, बिकॉज ये करंट को ब्लॉक कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, मजा आपको आ रहा होगा। देखो, फिजिक्स को ना, मेरा जो मिशन है, मैं फिजिक्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हूं, या करने का मैं कोशिश करता हूं कि फिजिक्स को ना, एक हवा जो बना हुआ है ना डर फिजिक्स का, उसको खत्म करना है भाई। और थोड़ा सा लिखने में टाइम भी लगता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, लिख कम रहा हूं, आप समझ के करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आप देखना आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो बोर्ड के हो या कहीं के भी हो। तो अब अभी हमने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग किया था। अब हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर्स में एक चीज और इंपॉर्टेंट, वो है VI कैरेक्टरिस्टिक। इस चैप्टर में 3 टर्म्स बड़े यूनिक हैं। पहला है होल्स। होल्स मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज को ये होल्स बोलते हैं, है थोड़ा फर्क बट पॉजिटिव चार्ज ही है। दूसरा टर्म जो हमने अभी यूज किया था, बाइसिंग, यानी बैटरी से जोड़ने को बाइसिंग बोलते हैं। पीछे भी हम बैटरी से जोड़ते थे चीजों को, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, लेकिन हमने कभी बाइसिंग वर्ड यूज नहीं किया। डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी इसको छोड़ते हैं। कभी जब प्रॉपर इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो एक एक चीज को समझाऊंगा। तो दूसरा टर्म बाइसिंग हो गया, और तीसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अरे भाई कुछ नहीं, द ग्राफ बिटवीन, लिखना, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक। यानी ग्राफ को ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इस चैप्टर में। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो वोल्टेज और करंट, उसका जो ग्राफ होता है किसी भी डायोड के लिए, जब उसको हम फॉरवर्ड या रिवर्स बाइस करते हैं, उसी को बोलते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी आपको ग्राफ समझना है, तो लगे हाथ यहां पे हम वो ग्राफ थोड़ा सा रफली खींच लेते हैं। आपको ये क्वाड्रेंट्स बना लेने हैं, इस वाले में वोल्टेज, यहां पे करंट, और चूंकि हम फॉरवर्ड बाइसिंग का बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसा बनेगा, शुरुआत में बिल्कुल ग्राफ नीचे नीचे आएगा और फिर यहां से बढ़ना शुरू होगा। कहो सर ऐसा क्यों, तो कहा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, लगभग 0.8 वोल्ट, अंदाजे से बता रहा हूं, 0.8 वोल्ट तक आपको करंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो है वो करंट को अपने लिमिट तक रोकता है। फिर जैसे ही आपका अप्लाइड वोल्टेज है, उस बैरियर पोटेंशियल को एक्सीड करेगा, आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये ग्राफ आपका ऐसे भागेगा और कुछ यूं जाके रुक जाएगा। बहुत बड़ा ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि करंट जो है सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, माइक्रो मिली एम्पियर्स में करंट होता है। तो ये था आपका VI कैरेक्टरिस्टिक, यानी ग्राफ इन फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड। अब रिवर्स में थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान देना, रिवर्स में थर्ड क्वाड्रेंट, यहां करंट, और वो भी माइक्रो एम्पियर में, और यहां पे वोल्टेज, यहां पे क्या था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी वोल्टेज पॉइंट्स में थे, ज्यादा बड़े वोल्टेज नहीं थे। यहां पे वोल्टेज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे वोल्टेज लेंगे, है ना। अब देखो
हमने कहा था रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं होता है, बट हम थोड़ा सा करंट दिखा देते हैं कुछ इस टाइप से। इतना बिल्कुल जीरो नहीं दिखाया, एक्चुअली अब सिलेबस में इतना डिटेल है नहीं, बट ये समझ लो कि थोड़ा सा लीकेज करंट होता है। रिवर्स बाइसिंग में करंट नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत करंट होता है। तो हमने थोड़ा सा नीचे दिखाया कि ये हमारा कुछ करंट आ रहा है, और वो भी माइक्रो एम्पियर में है, तो बहुत ही कम है। अब देखो, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट हमारा ऑलमोस्ट जीरो ही है, या जो भी है बहुत कम है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक एक ऐसा वोल्टेज आएगा, जैसे आप बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, करंट आपका फिक्स है। अचानक इस वोल्टेज पे मान लो अचानक एक ह्यूज करंट माइक्रो एम्पियर में ही, बट आपको एक बड़ा करंट आपको अचानक दिखेगा, और इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये लगभग 80 वोल्ट मैंने अंदाजे से लिया है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो 80 वोल्ट के आसपास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो एक ह्यूज करंट, एवलांच करंट इसका नाम है, एक धमाकेदार करंट ये फ्लो करवा देते हैं। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये साइड आपका रिवर्स बाइसिंग। अब है आपका टॉपिक, छोटा टॉपिक, वो है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या है आपका? डायनामिक रेजिस्टेंस, आरडी। अब देखो थोड़ा समझो, पहले उतना डिटेल में तो नहीं जाना, पर समझ लो कि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है जो हम यूज करते हैं, मान लो अगर ये 5 ओम का है, तो यकीन मानिए ये हर हाल में 5 ओम ही रहेगा। आप इसको बैटरी से जोड़ें, बड़ी बैटरी से, छोटी बैटरी से, एसी से जोड़ें, डीसी से जोड़ें, मत जोड़ो, ये 5 ओम जो इसकी औकात है, वो अपनी औकात को मेंटेन रखेगा। मतलब ये चेंज नहीं कर सकता है अपने रेजिस्टेंस को। बट अगर सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें, डायोड की बात करें, तो ये बड़ा पिक्यूलियर होता है। सेम डायोड, जैसे आपने अभी देखा था ना, फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने लिखा था रेजिस्टेंस 0, और उसी डायोड का मैंने लिखा था रिवर्स बाइसिंग में इन्फिनिटी। तो बाकी इसके बीच भी बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो सेम डायोड 0 भी हो सकता है इसका रेजिस्टेंस, सेम डायोड का इनफाइनाइट भी रेजिस्टेंस हो सकता है, और बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डायोड्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट्स बाइसिंग कंडीशन। लिखोगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स बाइसिंग कंडीशन। उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो जो चीज वेरिएबल होती है, चेंजिंग नेचर का होता है, उसी को तो बोलते हैं डायनेमिक नेचर का, डायनेमिक। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ये हो गया मेरा आर डी यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस। और देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना पता, V बाई आई, यहां पे देना डेल्टा V बाई डेल्टा आई। और ये टॉपिक खत्म। बट चलते चलते वार्निंग, NCERT का जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है, देखना टॉपिक में ऐसे बना होगा, यहां पे वोल्टेज, यहां पे करंट, ऐसे ऐसे लाइंस खींची होंगी, ऐसे ऐसे लाइंस, यहाँ पे 0.7 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, यहाँ पे करंट लिखा होगा। फिर इधर भी कुछ ऐसे बना होगा, इधर वोल्टेज, इधर मेरा करंट माइक्रो एम्पियर में, ये मेरा मिली एम्पियर में। ये एग्जाम्पल है NCERT का। आई थिंक एग्जाम्पल आपका ये 14.5 या 4 होगा, जो भी है देख लेना। और चलते चलते लास्ट में हमारा टॉपिक, जो डिवाइस मैंने कहा था, एक ही डिवाइस अब हमें पढ़ना है, और वो है हमारा रेक्टिफायर्स। कौन सा डिवाइस? रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स जो होते हैं, रेक्टिफायर्स ये होते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो देखो रेक्टिफायर्स क्या करता है कि AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, एक एक चीज बिल्कुल डीप में जाकर के आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो रेक्टिफायर्स, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो ना भाई। रेक्टिफायर्स आर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज, या AC इनटू DC। खत्म कहानी। और मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको मजा आएगा। जो आपके मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, यही तो रेक्टिफायर्स हैं। हमारे घर में सबके पास होगा। हमारे बिजली के बोर्ड में जो हमारा बिजली का मेन स्विच होता है, या घर में जो बिजली के बोर्ड्स होते हैं, वहां पे AC वोल्टेज आती है। जो हमारा मोबाइल है और जो इसकी बैटरी है, वो DC बैटरी होती है। तो कैसे हम AC से DC को चार्ज करते हैं, कभी सोचा है? तो हमारा जो चार्जर है बेसिकली वो एक रेक्टिफायर है, जो हमारे घर के सप्लाई AC को
हमारे मोबाइल तक डीसी में कन्वर्ट कर देता है और हमारा मोबाइल आराम से चार्ज होता है भाई। तो जितने भी चार्जर्स आप देखते हो घर में, मोबाइल का, लैपटॉप का या कहीं भी और चीज़ों का, वो बेसिकली आपका रेक्टिफायर्स है। तो रेक्टिफायर कोई ऊपर से किसी मंगल ग्रह से आई हुई चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, सबके घर में सबके पास है, वो आपका चार्जर्स है ना। तो रेक्टिफायर्स क्या करता है, बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है, क्या है इसके बारे में, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला बात, तो रेक्टिफायर्स के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दो टाइप्स है इसके। तो हाफ वेव क्या है, इसमें एक डायोड यूज होता है, केवल एक डायोड यूज होगा। मोटा मोटी चीज बता देता हूं, इसमें हम दो डायोड यूज करते हैं। तो हाफ वेव में एक डायोड, फुल वेव में दो डायोड, जो बेसिक चीज समझना है। हाफ वेव का फिगर बनाना सीखो। फिगर आपके सामने बनाता हूं, बस सिंपल सा फिगर। कैसे बनाएंगे फिगर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एसी दिखा देना, ये एसी मेरा इनपुट एसी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे दो लाइन खींचना और फिर एक दो तीन टर्न ही और ऐसे बना लेना, और यहाँ पे लगा देना डायोड। ये आपका हो गया डायोड, एक ही डायोड लगाना है। और यहाँ पे आप सपोज कोई लोड है, मैंने यहाँ पे बल्ब दिखा दिया, इस बल्ब को हमें जलाना है, डीसी बल्ब है ये। तो यही आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे सिंपल डायग्राम हो गया। इससे सिंपल नहीं हो सकता है। कहो सर ये क्या है, कहा ये तुम्हारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये टर्न, प्राइमरी टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी टर्न कम है, मतलब ये स्टेप डाउन करता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर बेसिकली है। तो एसी लाया, ट्रांसफार्मर में डाला, वोल्टेज को थोड़ा डाउन किया, बट एसी वोल्टेज ही है। अब ये जो मेरा बल्ब है, यहाँ पे हमें ये डीसी आउटपुट कैसे मिल रहा है ये समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे इनपुट का ग्राफ। तो भाई एसी तो हमारा ऐसे ही इनपुट होता है, समझना इसको, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ पर बहुत डिटेल में आपको समझ में आना चाहिए। और ये हमारा है, ये मेरा एसी इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है जो कि डीसी होना चाहिए। तो देखो होता क्या, समझना इस बात को, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज ऊपर वाले को, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाले ग्राफ को मानूं, ये वेव को एसी के प्लस यानी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक एंड सो ऑन। तो समझो जब ये वाला वेव यहां पहुंचेगा तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है। तो यस, द डायोड बिकम्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये अच्छा, एक से मैं बताना ही भूल गया कि जब प्रिंसिपल ऑफ वो रेक्टिफायर पूछेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा हर डेरिवेशन में, मतलब ये जो आप पूरा जो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो रेक्टिफायर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइसिंग ऑफ डायोड, दैट इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट अलाउज द करंट एंड इन रिवर्स बाइसिंग इट स्टॉप्स द करंट। ये इसका प्रिंसिपल होता है। खैर, तो जब हमारा ये वाला पार्ट यहां से जाएगा तो दिस डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड, तो ये करंट को अलाउ करेगा। तो इधर से चला गया मेरा करंट, इधर से मेरा चला गया न्यूट्रल, मतलब, और ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा, हमें यहां डीसी आउटपुट मिल जाएगा। और ये वाला हमारा पार्ट जो है वो हमारा पास हो गया डायोड के थ्रू। अब जैसे ही ये हाफ साइकिल में जब करंट यहां एसी पहुंचेगा तो करंट मेरा ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो ये डायोड मेरा हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। तो इस वाले वेव को ये रोक देगा, ब्लॉक कर देगा हाफ वेव को, इसकी कहानी खत्म। फिर ये आएगा तो इसको पास करवा देगा, फिर ये आएगा इसको ये रोक देगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे ये पूरे एक वेव में से केवल आधे को पास करवाएगा और आधे को ब्लॉक कर देगा, आधे को पास करवाएगा, आधे को ब्लॉक कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव। यानी ये जो मेरा पूरा एक वेव होता है उसमें इसको पास करवा दिया और इसको रोक दिया, तो आधे वेव को ये रेक्टिफाई करता है, यानी ठीक करता है, डीसी बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। और यही आपका फिगर बना देना है, आपका रेक्टिफायर जो है हाफ वेव खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी रेक्टिफायर की वो सेम होगी इनपुट फ्रीक्वेंसी की, इनपुट की सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा रेक्टिफायर्स में वो भी 50 हर्ट्ज का होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। और हमारा
हाफ वेव मोटा मोटा खत्म हो गया, आपको समझ में आगे हो गया। आप थोड़ा सा बना करके इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। और जो लास्ट टॉपिक हमारा रेक्टिफायर्स में ही आपका है फुल वेव रेक्टिफायर। फिगर बनाना सीखो, सिंपल। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन बनाएंगे, यहाँ पे हम इनपुट AC इनपुट लेंगे, AC इनपुट, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर बना दिया। और जो आउटपुट है इसमें थोड़ा सा फर्क होगा इस ट्रांसफॉर्मर में, इसको बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। हो सकता है ये भी पूछे कि व्हिच ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन फुल वेव, तो सेंटर टेप, सेंटर से ही एक हमने तार निकाल लिया बाहर और आउटपुट का एक एंड यानी बल्ब को यहां जोड़ दिया। फिर यहां पे हमने डायोड 1 जोड़ा, डायोड 1, और यहां हमने जोड़ा डायोड 2 यानी D2। ये मेरा D1, ये मेरा D2 है ना। 2 डायोड्स इसमें जोड़ते हैं, बाकी सर्किट को ऐसे मिला दिया, इससे इसको ऐसे मिला दिया, आपका फिगर कंप्लीट। इतना आसान फिगर है फुल वेव का। 2 डायोड्स, बीच में मेरा बल्ब या लोड। अब देखो क्या होता है, सेम फिगर बनेगा इनपुट का जैसा मैंने वहां बनाया था। ये मेरा इनपुट फिगर, ये मेरा AC इनपुट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब देखो आउटपुट में क्या होता है, ये डायोड क्या कमाल करता है। जब मेरा ये वाला वेव यहां पहुंचता है तो ये वाला डायोड मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, तो ये यहां से करंट को बढ़ा देता है। इधर से हमने न्यूट्रल ले ही लिया था, तो करंट मेरा यहां से यहां पहुंच जाता है इस बल्ब के पास और मेरा बल्ब ग्लो करता है। मतलब इसको D1 ने पास करवा दिया इस वाले वेव को, इसको रोक लिया। अब जैसे ही ये वेव यहां पे आया तो ये तो मेरा हो गया नेगेटिव, मतलब रिवर्स बाइस्ड, बट ये मेरा हो जाएगा उसके लिए फॉरवर्ड बाइस। तो इस वाले वेव को ये पास करवा देता है और फिर करंट वैसे ही यहां पहुंच जाता है, सेम डायरेक्शन में यहां पहुंचता है इधर से। तो भाई जो नेगेटिव पार्ट था ये, इसको D2 ने पास करवा दिया। वैसे तो ये पॉजिटिव बन चुका है, लेकिन ये वाला नेगेटिव, चलो मैं लिखता हूं पॉजिटिव, यानी ये वाले वेव को इस वाले डायोड ने सीधा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो देखो पूरा वेव, इतना ही बड़ा पूरा वेव होता है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट मेरा पॉजिटिव में जा चुका है, यानी ग्राफ के ऊपर जा चुका है, तो हो गया रेक्टिफाई। सिमिलरली ये तो ये भी मेरा ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर, तो ये मेरा D1 करेगा, ये D2 करेगा, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा कि नीचे वाला जितना रिवर्स वाला था वो भी यहां पे रेक्टिफाई होके सारे प्लस बन गए। तो हमारा ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यानी पूरे वेव को हमने DC बना दिया प्रॉपर, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर्स। तो ये इसका फिगर, ये इसका ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन। और क्या चीज लिखना था इसमें कि ये जो डायोड्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है आउटपुट का, वो डबल हो जाता है इनपुट का, डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपके न्यूमेरिकल में देगा, तो यहाँ पे 2 × 50 यानी 100 हर्ट्ज हमें आउटपुट मिलेगा। यही क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और आपका फुल वेव भी खत्म हो गया। चलते चलते एक चीज और बता देता हूं, उसको बोलते हैं, इस पूरे टॉपिक में रेक्टिफायर का ही टॉपिक है, उसको बोलते हैं फिल्टर। देखो फिल्टर क्या होता है कि डायोड जो हमने फुल वेव बनाया वो भी तो ऐसा ही था ना, बहुत स्मूथ करंट नहीं है, इसमें बम्प्स हैं, अप्स डाउन्स हैं। तो दिस इज अ बैड DC, अच्छी DC नहीं है ये, हमें चाहिए अच्छी DC। तो क्या करते हैं, सपोज ये आपका रेक्टिफायर हो गया, इधर से आपका इनपुट गया, इधर आपका आउटपुट निकला, और यहां पे आपका लोड यानी बल्ब है यहां पे आपका। तो इस बल्ब के पैरेलल में, लोड के पैरेलल में एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर सुनना, वी कनेक्ट अ बिग कैपेसिटर या कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, और इसी कैपेसिटर को बोलते हैं फिल्टर। तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि इस डायोड के ये जो इस फ्लक्चुएशन को क्या करता है कि बिल्कुल स्मूथ बनाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिल्टर या फिल्टर सर्किट, जहां पे हम एक कैपेसिटर को यूज करते हैं। फिर से बड़ा फिगर बना के दिखाता हूं, ये मेरा लोड है, लोड के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं एक कैपेसिटर को, और हमारा स्मूथ DC आउटपुट मिलता है, और हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ, खत्म हुआ।